everyone. Hello everyone. This is Gaurav Tripathi and watching the teacher today. यूपीएचसीएससी एग्जाम की जो क्लासेस चल रही हैं, आई होप उससे आपको एडवांटेज हो रहा होगा। डे बाय डे हम इसमें बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जब तक एग्जामिनेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एग्जामिनेशन की तरफ, वैसे वैसे आपकी प्रिपरेशन पहले से बेटर होती रहेगी। आज का जो टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी का कोर सेक्शन है और इकोनॉमी के सेक्शन से आपको ज़्यादातर फैक्ट्स पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और जो फैक्ट पूछे जाएंगे उसमें आंकड़े और वो करंट से रिलेटेड आंकड़े आपसे पूछे जाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में आपका जो मैटर है वो अवेलेबल है, आप जाकर के उसे हिंदी इंग्लिश में प्रिंट कर सकते हैं। आज का जो मैटर होगा वो एक ही फॉर्म में होगा, लेकिन वो ज़्यादातर टर्म जो है वो इंग्लिश में होंगे, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। शुरू करते हैं। गरीबी और बेरोजगारी, ये आज का टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है। स्कीम्स वाले सेक्शन को, सेंसस इंडस्ट्री वाले सेक्शन को हम अलग क्लास में स्टडी करेंगे, इसमें सिर्फ कोर सेक्शन को स्टडी करेंगे। आज है एक दिन लेट इसलिए हो गया क्योंकि बीच में क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है थर्सडे की जगह पे, जहां पर ह्यूमन एंड एनवायरमेंट होना चाहिए था। अभ्युदय 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आज से आप ऐप पे जा करके आपको कोर्स दिखाई पड़ेगा, वहां पर एक कूपन कोड दिखाई पड़ेगा और वहां पे आप उस कूपन कोड को अप्लाई करके कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस इज द पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन इन इंडिया? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण, एक टर्म जो है गरीबी रेखा, जब भी कभी गरीबी रेखा का निर्धारण आए तो एक चीज याद रखिएगा कि उसके लिए एक संस्था है जो सर्वे कराती है, वो है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आज नहीं कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा है कि जो सर्वे होता है वो कौन कराता है, तो एनएसओ कराता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उसने एक उपभोग व्यय डिसाइड किया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्यों ऐसा किया है, क्यों उपभोग व्यय की बात कहा है उसने इसलिए कहा है इस बात को क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर में सिर्फ भोजन ही नहीं, कैलोरी उसका एक पार्ट है, उसके अलावा जो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड है, उस लिविंग स्टैंडर्ड के कंजम्पशन वाले पार्ट को, यानी उपभोग वाले पार्ट को भी शामिल किया गया है। ज्यादातर हम क्या जानते हैं कि वो कैलोरी मापन, तो कैलोरी मापन उसका एक पार्ट हो सकता है हो सकता नहीं है, लेकिन विलेज और अर्बन लेवल पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कितना व्यय कर पाए एक व्यक्ति, वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा या गरीबी रेखा से नीचे होगा। ग्लोबल लेवल पर ये डेटा अलग है, इंडिया के लेवल पर डेटा अलग है। इंडिया के लेवल पर पर्सन अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, यानी रूरल और अर्बन दोनों जगहों पे अलग अलग है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़ा 1059 रुपीस पर मंथ है, जबकि जो अर्बन लेवल पे ये आंकड़ा है वो 1286 रुपीस पर मंथ पर पर्सन, ये उपभोग व्यय भारत में डिसाइडेड है। जबकि वैश्विक लेवल पर जो चरम कंडीशन या जिसे कह सकते हैं एक्सट्रीम लेवल पे गरीबी है वो $2 के आसपास है। तो भारत में एक व्यक्ति जो प्रति महीना 1059 रुपीस व्यय कर पा रहा है या उससे ज्यादा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। इसके लिए कई सारी स्कीम्स और पॉलिसीज ने भी काम किया। गवर्नमेंट डीपीएसपी के थ्रू पॉलिसीज और जो स्कीम्स है वो प्रोवाइड करती रहती है, जिससे लोग गरीबी रेखा के बाहर निकलते रहते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, हाउस और कपड़े, उपभोग के सामान, ये सब खरीदने वाली बात इसी 1059 में सम्मिलित है। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति जब आई 2009 में, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति 2014 में जब आई, तो उन्होंने एक नई डेफिनेशन जिसमें ये कंजम्पशन बास्केट्स ऐड की गई। इसके पहले कंजम्पशन बास्केट्स ऐड नहीं किए जाती थी, कैलोरी मापन को ही उपयुक्त माना जाता था। लेकिन कैलोरी मापन क्या है ना, वो चेंज होता रहता है, इसीलिए वो उपयुक्त नहीं था।
तो जब भी कभी आएगा तो क्या कहेंगे, कंजम्पशन व्यय, प्रति व्यक्ति आय नहीं। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय तो पर कैपिटा इनकम, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो वो पर कैपिटा इनकम जो है वो 2,05,324 रुपीज, 2,05,324 रुपए, ये पर कैपिटा इनकम भारत में है वर्तमान में। तो कभी करंट का क्वेश्चन आए तो इस पे ही टिक कीजिएगा, या इसके आसपास का अगर आंकड़ा दिया होगा तो उस पे टिक कीजिएगा। तो दो आंकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ज्यादातर यहां से आंकड़े ही पूछे जाएंगे। इट मींस जब भी कभी पॉवर्टी या पर कैपिटा इनकम या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आएगा तो हमेशा से आपको डेटा वाइज क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो डेटा जो सर्वे करता है उस सर्वे के आधार पे ही, उस सर्वे के बेस पे ही ये रूरल अर्बन एक्सपेंडिचर डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इंडिकेटर ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्षिक पॉवर्टी। पॉवर्टी जब भी किसी से रिलेट की जाएगी ना तो उसे किसी से रिलेट किया जा रहा है, और रिलेट किससे किया जा रहा है, जितना वो उसके जीवन में एक स्टैंडर्ड लेवल ना कहकर एक एवरेज लेवल जीवन जीने के लिए जितना एक्सपेंडिचर उसे करना है, जितना कंजम्पशन उसे करना है, इतना वो कर नहीं पा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। यानी सापेक्षिक गरीबी का मुख्य संकेतक क्या है कि आय एवं जीवन स्तर में क्या है, बहुत असमानता है, एक है ही नहीं। यानी भौतिक जीवन स्तर वर्सेस इनकम, ऐसा भी टर्म लिख सकता है यहां पे। तो जो लाइफ स्टैंडर्ड है और जो इनकम है उन दोनों के बीच में बहुत, तो एवरेज लाइफ का जो खर्चा है उससे कम अगर हमारी इनकम है तो मींस क्या, हम किस टाइप की पॉवर्टी में है, हम रिलेटिव पॉवर्टी में है। और जब भी कभी रिलेटिव पॉवर्टी आती है तो ये कब होगा, जब रिलेटिव पॉवर्टी कंडीशन आ जाए, वो तब होगा जब कुछ लोगों के पास जो प्रोडक्शन का साधन होगा वो आएगा। तो वो क्या होगा, वो अपने एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ा देंगे और जो आसपास की कंडीशंस दिखाई पड़ती हैं उसमें जो एवरेज लाइफ है वो बहुत अपग्रेड हो चुकी है। जैसे एवरेज लाइफ में आज मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड है ना। अब जब हम इससे कम एक्सपेंडिचर कम हमारी इनकम है तो हम किस में रिलेट हो रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में एड हो रहे हैं। अब आता है जीवन प्रत्याशा। भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? 1947 के टाइम से आज जीवन प्रत्याशा 2 गुने से ज्यादा हो गई है, यानी 70.7। कितनी हो गई है? 70.7 ईयर्स ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मेल और फीमेल में डिफरेंस है। मेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 69 ईयर है, 69 ईयर, जबकि फीमेल जो है वो 72.7 ईयर, 22.17 ईयर। तो हमेशा से जो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, वो कम है, फीमेल क्या है, ज्यादा है, एवरेज 70.7 ये है हमारी इंडिया में लिटरेसी, सॉरी जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्तमान में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा क्या है? अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा, तो अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा 2.15 प्रतिदिन डॉलर, 2.1 डॉलर पर डे। कितना? 2.1 डॉलर पर डे। अच्छा, अभी हम जब गरीबी यहां पढ़ रहे थे तो इसे मेजर करने के लिए ना हम लॉरेंज कर्व का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं लॉरेंज, दो चीजों का, एक लॉरेंज कर्व का और दूसरा गिनी कोएफिशिएंट। इसे भी तो हम आगे लिखेंगे ही, लॉरेंज कर्व और गिनी कोएफिशिएंट का यूज करते हैं, ये भी समझिएगा। वर्ल्ड बैंक, और अच्छा इसी में एक चीज और ऐड है कि कैसे रिलेटिव पॉवर्टी हम
समझ पाएंगी कौन लोग रिलेटिव पॉवर्टी में हैं। तो जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, अगर उस एवरेज एक्सपेंडिचर से आपकी इनकम आधी है, हाफ है, तो मतलब आप रिलेटिव ह्यूमिलिटी के शिकार हैं या उसी में जी रहे हैं। जितना एक्सपेंडिचर एवरेज, मान लिया 100 रुपए एवरेज एक्सपेंडिचर है और आपकी इनकम 50 रुपए से कम है, तो मतलब क्या है, आप सापेक्षिक गरीबी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक जो निकालता है वो 2.15, सबसे गरीब, अगर आप चरम गरीब में हैं तो 2. अगर आप चरम गरीबी में हैं तो 2.3 ये या 15, 2.15। लेकिन इसमें एक और है, मॉडरेट, एक कंडीशन है मॉडरेट में, कि अगर आप मध्यम गरीबी वाले स्तर में, जिसमें मध्यम गरीबी वाले देश रहते हैं, जो डेवलपिंग नेशन जिन्हें हम कहते हैं, तो वहां पे जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीजेज है, वहां पे 6 पॉइंट, उच्च मध्यम जिसे कहते हैं हम, तो $6.85 पर डे, इसे हम कहते हैं उच्च मध्यम। 2.15 यही वो एक्सपेंडिचर है। और एक होता है निम्न मध्यम। निम्न मध्यम जो है वो $3 पर डे, तो $3 या $2.15 या $6.85 पर डे, यही वर्ल्ड बैंक का एक्सपेंडिचर रेट है जिससे आप गरीबी के लेवल पे जोड़े जाते हैं, या आंकड़ा आपको $2.15, $3 या $6.85। ये 3 स्टेजेस, चरम गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसके बाद लो मीडियम, फिर हाई मीडियम। 2.15 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेबिलिटी डिप्रीविएशन के माध्यम से गरीबी को समझने वाला अर्थशास्त्री कौन है? कैपेबिलिटी यानी आपकी जो क्षमता है वो डिप्रीविएट हो रही है या क्षरित हो रही है या उसमें कमी आ रही है। तो ये तभी होगा जब वेलफेयर अप्रोच होगा, और जब वेलफेयर अप्रोच आएगा तो उसमें नाम आता है अमर्त्य सेन जी का। ये मानते हैं कि अगर आपकी जो क्षमता है उसमें अभाव आ रहा है, आपकी कैपेसिटी कम हो रही है, इसका मतलब आप गरीबी में हैं। इसमें सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इसमें एक बिहेव या व्यवहारिक आंकड़े या व्यवहार की भी बात अमर्त्य सेन करते हैं। तो जब भी कभी ऐसा वेलफेयर अप्रोच आएगा तो उसमें अमर्त्य सेन का नाम जरूर आएगा। और उसमें वो एक, जब वो वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो बेसिक फ्रीडम, एक टर्म याद रखिएगा, बेसिक फ्रीडम। बेसिक फ्रीडम का मतलब यह हुआ कि एक न्यूनतम उपभोग जो है, एक न्यूनतम खर्च करने की, एक न्यूनतम जीवन जीने की, या सबसे निचले लेवल पे आपको जो स्वतंत्रता है खर्च करने की, कोई चीज खरीदने की, किसी तरह के जीवन स्तर में रहने की, अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप गरीब हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है कि आप कोई चीज किसी लेवल पे जीवन जी सकें, एक बेसिक लेवल पे आपके पास फ्रीडम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इसका मतलब आप गरीब हैं। जब भी कभी आएगा कैपेबिलिटी प्रिपरेशन, मतलब कि आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो रही है, तो वो अप्रोच किसका है? वो अमर्त्य सेन जी का अप्रोच है। 1980 में, 1980 में ये जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया। यूएनडीपी इसका यूज करती है,
जब वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है तो वो इसी तरीके के अप्रोच को एक्सेप्ट करता है। भारत ने पहली बार गरीबी मापने में स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यय को किस समिति ने शामिल किया था? विच कमेटी फर्स्ट इंक्लूडेड हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन पावर्टी एस्टिमेशन। अब पावर्टी एस्टिमेशन में जब बास्केट्स बढ़ाए गए, हमेशा याद रखिएगा कि कैलोरी खपत लकड़ावाला कमेटी थी, तो ये क्या कहती थी? ये कैलोरी खपत की बात करती थी। और ये कैलोरी कंजम्पशन जो है वो अर्बन एरिया के अलग था और अर्बन एरिया के लिए अलग था और रूरल एरिया के लिए अलग। लेकिन जब सुरेश तेंदुलकर कमेटी आती है 2009 में, तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बास्केट ऐड करते हैं कि अब अगर आपको गरीबी या गरीबी रेखा के मेजरमेंट को स्टडी करना है तो आप एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बास्केट लगाएंगे। उस बास्केट में क्या क्या है? उस बास्केट में खरीदने की जो क्षमता है उसमें कुछ और वस्तुओं को शामिल किया गया, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथ्स, शूज, ये सब जो आपके जीवन के लिए कंपलसरी हैं। तो अगर आपके जीवन के लिए ये सब बातें कंपलसरी हैं तो उसको क्यों ना हम ऐड करें। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी और उसके बाद रंगराजन कमेटी ने उन्होंने एक्स्ट्रा बास्केट्स ऐड किए, और किसके? कंजम्पशन के, खरीद के। 2009 में जब सुरेश तेंदुलकर आते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यय को वो शामिल करते हैं। रंगराजन समिति की प्रमुख समितियां। रंगराजन कमेटी 2014 में जब आ रही है तो केवल कैलोरी आधारित गरीबी की बात ही नहीं करते हैं वो। राज्य विशिष्ट सीपीआई, स्टेट स्पेसिफिक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं। रिवाइज्ड कंजम्पशन बास्केट, एक संशोधित उपभोग टोकरी, जिन बातों को छोड़ दिया था सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने उन बातों को भी ये ऐड करते हैं। और 972 रुपीज पर मंथ, 972 रुपीज पर मंथ। कहां पर? एक एरिया इन्होंने अर्बन और एक एरिया इन्होंने रूरल डिफाइन किया। तो अर्बन रूरल एरिया में 972 यानी 32 रुपीज पर डे, और 1407 पर मंथ या 47 रुपीज पर डे का जो कंजम्पशन है वो ऐड किया रंगराजन समिति ने। इन्हीं को माना ही कि 47 रुपया, देखिए क्वेश्चन में ये पूछेगा 47 रुपीज पूछ लेगा या वो पूछेगा 1407 पर मंथ, ये रुपीज है। और इसीलिए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी की, जैसे कपड़ा, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन को भी ऐड किया। एजुकेशन तो था ही, शिक्षा था ही, उन्होंने क्लोथ्स को, ट्रांसपोर्टेशन को, ये सब को, किराया, इन बातों को भी ऐड किया, क्योंकि ये भी अब ह्यूमन के जीवन का कंपलसरी अंग हो चुकी थी। ये किसने किया? रंगराजन कमेटी कर रही है 2000 जब वो 14 में आ रही है। और इसका आधार क्या था? 2011-12 के बेस पे ये जो रंगराजन कमेटी ये कह रही है, ये 2011-12 के बेस पे कर रही है। तो हर एक अलग कमेटी अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए, प्रोटीन यानी हेल्थ जब जोड़ा जाएगा तो प्रोटीन और वसा की जरूरतों को भी शामिल किया इन्होंने। किसको शामिल किया? प्रोटीन और वसा की जरूरतों में। प्रोटीन और वसा की जरूरतों को, यानी प्रोटीन और फैट हमारी बॉडी को दोनों चाहिए ना, तो उसके लिए हम कितना खर्च कर पा रहे हैं, यह भी ऐड किया रंगराजन कमेटी ने। भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन है? नीति आयोग जारी करती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एकदम ऐसे ही याद कर लीजिए, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी गरीबी। और ये खुद नीति आयोग अकेले नहीं करती है, नीति आयोग के साथ दो और संस्थाएं जुड़ती हैं। एक जुड़ता है ऑक्सफोर्ड,
OPHI और एक और संस्था जुड़ती है जिसका नाम है UNDP। तो OPHI और UNDP के साथ नीति आयोग मिलकर के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब गरीबी सिर्फ एक दिशा नहीं होती है, बहुदिशीय अलग अलग तरीके की। और इसके लिए डेटा कौन देता है? NFHS डेटा, NHFS सॉरी NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यही देता है डेटा और जिसके आधार पर नीति आयोग। और OPHI और UNDP यानी ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इसके साथ इंडेक्स नहीं, इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म भी जान लीजिए, हो सकता है कभी फुल फॉर्म पूछ ले। तो ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP ये मिलकर काम करती है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के लिए आंकड़े जुटाता है, जिसके आधार पर नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और कितने 12 इंडिकेटर, कितने इंडिकेटर हैं? 12 इंडिकेटर, 12 इंडिकेटर्स के साथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी भारत में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड या छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें काम से ज्यादा मजदूरों की संख्या हो जाती है। तो अगर कभी फ्रिक्शनल हो तो मतलब नौकरी जो है वो बार बार चेंज हो रही है, तो समझ लीजिए फ्रिक्शनल बेरोजगारी है। अगर स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है तो मतलब संरचना ही ऐसी है कि उसमें हम रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कौशल की कमी है। जब भी कभी कौशल की कमी आए की बात हो, यानी अनस्किल्ड लोग ज्यादा हैं, तो वो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है। अगर नौकरी चेंज हो रही है तो फ्रिक्शनल है, और अगर छिपी हुई मजदूरों की संख्या ही ज्यादा है तो वो डिसगाइज बेरोजगारी है। और अगर मंदी की कंडीशन है कहीं पर तो वो साइक्लिक बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में है क्योंकि एक ही खेत पे ज्यादा लोग हैं। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की अवधारणा किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? ये संबंध अच्छा कह रहा है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट या अनैच्छिक बेरोजगारी की बात हम कर रहे हैं। ये अनैच्छिक हिंदी में, अच्छा ये अनैच्छिक बेरोजगारी। एक चीज याद रखिएगा, बेरोजगारी में तभी आप काउंट होंगे जब आप काम खोज रहे हो, आपको ना मिल रहा हो। जेएम कीन्स, जॉन मेडाल कीन्स जो हैं वो अनैच्छिक बेरोजगारी टर्म यूज करते हैं। उनकी एक बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में ये अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करते हैं, यानी आप ये चाहते नहीं कि हम बेरोजगार हों, फिर भी आप क्या हो रहे हैं? बेरोजगार। और इसके लिए आपके पास क्या है? आपके पास डिग्री है। ठीक है कि व्यक्ति जो है वो काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसके पास बेरोजगारी बनी हुई, यानी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो इस तरीके की बेरोजगारी की बात करते हैं जॉन मेरार्ड कीन्स, जेएम कीन्स, कि हमें अनैच्छिक, हम चाहते हैं काम लेकिन फिर भी हमें नहीं मिल रहा है।
अक्सर ऐसी कंडीशन तब होती है जब जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। भारत में बेरोजगारी दर के आधिकारिक आंकड़े मुख्यतः किस सर्वे से प्राप्त होते हैं? आर्थिक सर्वे, जनगणना, या पीएलएफएस, या एनएफएचएस? पीएलएफएस। अच्छा, अभी हमने बात की थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, लेकिन जो आंकड़े हैं वो ईयरली या 3 महीने पे पीएलएफएस जारी करता है। कितना? 3 महीने या ईयर? 3 महीने पे जारी करता है और या ईयरली पे। फैमिली हेल्थ सर्वे, अब इसमें एक नाम है आर्थिक सर्वेक्षण। कभी कभी हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आर्थिक सर्वेक्षण ये काम करता है? तो नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण ये काम नहीं करता है। आर्थिक सर्वेक्षण एक डेटा बताता है, एक आंकड़ा बताता है कि हम किस लेवल से चल रहे थे आज और कल के किस लेवल, जो बजट का एक रिफ्लेक्शन होता है वो हमको इकोनॉमिक सर्वे में पता लग जाता है। और लेकिन जब हम बात करेंगे बेरोजगारी की तो वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े जो हैं वो हमें बेरोजगारी के आधिकारिक आंकड़ों को जानने में हेल्प करते हैं और ये 3 महीने और ईयरली जारी होते हैं। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर की गणना का सही सूत्र क्या है? हमेशा से बेरोजगार तभी होगा जब वो श्रमबल, हमेशा याद रखिएगा, बेरोजगार कुल जनसंख्या में कभी बेरोजगार का आंकड़ा नहीं होगा। हम बेरोजगारी की आंकड़ा श्रम बल के रूप में करते हैं कि क्या आप काम करने योग्य हैं, आपके अंदर स्किल है या नहीं। तो उसके लिए बेरोजगारी श्रम बल यानी जो लेबर फोर्स होगा मल्टीप्लाई बाय 100, और हमेशा ये किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। और इसमें ऐड किसको करते हैं हम? ज्यादातर 16 प्लस एज ग्रुप को। किसको ऐड करेंगे हम? 16 प्लस एज ग्रुप को। राइट आंसर होगा सी, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, जब कभी हम किसी ऐसी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करें जिसमें प्रोडक्शन के लिए या उत्पादन के लिए जो लेबर हो वो कहां से मिल रहा है? दो जगहों से। एक तो इसमें दो चीजें बात कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, एक तो बेरोजगार और इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा, बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार। यानी एक तो जो एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, और एक कुछ ऐसे जिनको एम्प्लॉयमेंट कभी कभी मिल रहा है, हमेशा मिल भी नहीं रहा है। ठीक, तो बेरोजगार और अर्ध बेरोजगारों का जो समूह है वो हमेशा से क्या करता है? रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, यानी हमेशा से वो तैयार है इसलिए काम करने के लिए, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। और ज्यादातर ये व्यवस्था, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये व्यवस्था पूंजीपति व्यवस्था का एक अंग है। कभी वो चाहता ही नहीं है कि सभी को क्या मिल सके? व्यवस्था में जॉब मिल सके। हमेशा से वो ऐसा फोर्स आर्मी, ताकि कम पैसे में वो काम करा सके। तो पूंजीपति इस आरक्षित सेना का हमेशा क्या करता है? इस्तेमाल करता है, और वो स्ट्रक्चर ही बना देता है ऐसा कि हमेशा से सेना मौजूद रहे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आरती दत्त, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एक पुस्तक थी जो उन्होंने 1902 में, ये उनकी पुस्तक पब्लिश होती है। और इस पुस्तक के रीजन क्या, मायने क्या थे? सॉरी, 1901 में ये पुस्तक आ रही है, और ये भारत में कैसे ब्रिटिश अपनी जो जड़ें थी इकोनॉमी की वो मजबूत कर रहे थे, और भारत की इकोनॉमी की जड़ों को खोखला कर रहे थे, क्योंकि यहां से जो धन था उसको निकाल करके
इंग्लैंड लेके जा रहे थे। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में कैसे धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी खोखली हो रही है, अंग्रेज कर रहे हैं, ये दादा भाई नौरोजी ने बताया। ग्रैंड ओल्ड मैन, जो कि 1906 तक 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक है ना, वो यही ड्रेन थ्योरी, निष्कासन का सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी बता रही है, जिसमें इंडिया से जो वेल्थ है वो धीरे धीरे कहां ट्रांसफर हो रहा है, इंग्लैंड ट्रांसफर हो रहा है। और ये ब्रिटिशर्स कहते भी थे कि हम यहां स्पंज में पानी भरते हैं गंगा में और टेम्स में ले जाकर के उसे निकाल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसी ड्रेन थ्योरी के आधार पर ही था। उस समय कुछ इकोनॉमिस्ट थे, कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो इकोनॉमिक्स भी जानते थे, जिसमें एक दादा भाई नौरोजी थे और दूसरे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त, 1 साल बाद इन्होंने भी इनकी किताब आई, रोमेश चंद्र दत्त। और 1902 में ये किताब आ रही है। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, और 1902 में आ रही है रोमेश चंद्र दत्त की किताब। इसमें भी ये अंग्रेज या ब्रिटिशर्स कैसे इंडियन इकोनॉमी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और उसी इकोनॉमी के दम पे खुद अमीर हो रहे हैं और ब्रिटिश में जो वेल्थ है वो भेज रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आधारित थी, यानी ब्रिटिशर्स के जो अनफेमिलियर इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके बारे में भी बताया रोमेश चंद्र दत्त की बुक द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। हिंद स्वराज में ये गांधी जी की एक बुक है और उसमें उन्होंने एक विशेष प्रकार की इकोनॉमी की बात की। और विशेष प्रकार की इकोनॉमी क्या है? पूंजीवादी, विरोध हमेशा से नहीं, केंद्रीकृत समाजवादी नहीं, सेंट्रलाइज वो कभी भी मानते थे, ग्राम आधारित विकेंद्रीकृत यानी विलेज बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी या डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात गांधी जी हिंद स्वराज में करते थे, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जिसमें वो कॉटन इंडस्ट्री की बात करते थे, जिसमें वो न्यास के सिद्धांत की बात करते थे, नहीं जो लेबर क्लास है ना उसको उसका भी इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इसमें साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात कर रहे हैं, यानी आपका जो रूट हो वो भी मॉरली बहुत करेक्ट होना चाहिए और जो आपका गोल हो वो भी मॉरली बहुत करेक्ट होना चाहिए। इसमें मॉरलिटी की बात, नैतिकता की बात गांधी जी हमेशा करते हैं। आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंड होने की बात गांधी जी अपने हिंद स्वराज में करते हैं। और श्रम आधारित यानी ह्यूमन श्रम, मशीनों का कम उपयोग करके मानव श्रम, ह्यूमन लेबर फोर्स ज्यादा काम करे, इस बात की बात, ये बात गांधी जी हिंद स्वराज में कह रहे हैं। जॉबलेस ग्रोथ शब्द का तात्पर्य क्या है? जॉबलेस ग्रोथ, जीडीपी में गिरावट नहीं, जॉबलेस ग्रोथ। जब कभी पैसा धीरे धीरे कुछ लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज होगा तो क्या होगा? एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आर्थिक वृद्धि होगी लेकिन बिना पर्याप्त रोजगार के। अब आर्थिक वृद्धि होगी क्या मतलब? मान लिया 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास मिला के 100 रुपए है, तो एवरेज क्या होगा? एक लोग के पास 20 रुपया है, लेकिन एक के पास ही 80 है, तो बाकी 4 लोगों के पास कितना है? 20, यानी 5-5। अब उसमें भी इस एक के पास ही 10 है, अब 3 लोग के पास क्या हुआ? 3-3, लेकिन इसमें एक के पास ही 7 है, 2 लोगों के पास क्या हुआ? तो इस तरीके का कंडीशन जब बनता है तो उसमें कहेगा कि ग्रोथ तो है लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ठीक है, जीडीपी इंक्रीज होगी इसमें, लेकिन आपको जॉब्स धीरे धीरे कम होंगी। शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जब भी कभी शिक्षित बेरोजगारी होगी तो क्या कौशल नौकरी संतुलन? बिल्कुल। जनसंख्या वृद्धि से इसका कोई संबंध नहीं है, मौसमी बेरोजगारी से कोई संबंध नहीं है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब हमारे पास डाइवर्स ऑफ वर्क नहीं रहते हैं। कौशल नौकरी असंतुलन यानी स्किल जॉब मिसमैच,
स्किल पर्सन जॉब ज्यादा हो गए हैं, जबकि उसके कंपेयर में जो जॉब्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रही हैं। जब भी स्किल जॉब मिसमैच होगा तब होगा एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस सेक्टर में लोग एजुकेट हो रहे हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही। अच्छा, खास बात एक और कि इसका ये हल नहीं है कि जिस सेक्टर में जॉब ना हो रही आप दूसरे सेक्टर में चले जाएं। आप दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो क्या होगा, तो वहां पर एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी जिसे हम कहेंगे कि वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, यानी फिर वहां पर लेबर फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो जो जिस सेक्टर में एजुकेट हो रहा है उसको उसी सेक्टर में जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हम, तब डाइवर्सिटी आएगी। ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स के लेखक कौन थे? गोखले, रानाडे, तिलक या नेहरू? ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, जब भी कभी क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं तो कुछ ही नाम हमें याद आते हैं, यानी फ्रीडम फाइटर हो और इकोनॉमी तो हमें दादा भाई नेहरू जी का ही नाम आ जाता है, लेकिन अब उनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अब उसके अलावा तो उसमें गोविंद महादेव रानाडे, इन्होंने ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें इंडियन इकोनॉमी की बात की, मतलब एग्रीकल्चर की बात की, मतलब व्यापार की बात की। तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स और जो फाइनेंस है, इन सब को लेकर के भारत में गोविंद महादेव रानाडे एक बुक लिख रहे हैं जिसका नाम है ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। 1906 में ये बुक आ रही है, 1906 में। तो 1901 में एक किताब आ रही है किसकी? दादा भाई नौरोजी की। 1902 में किसकी किताब आ रही है? रमेश चंद्र दत्त की। और 1906 में किसकी आ रही है? ये महादेव गोविंद रानाडे। ये तीनों ही इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड फ्रीडम फाइटर्स हैं और इन्होंने इंडियन इकोनॉमी बुक लिखी है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। अमर्त्य सेन धन निकासी का सिद्धांत नहीं, अमर्त्य सेन धन निकासी का सिद्धांत नहीं दे रहे थे। अमर्त्य सेन जो कैपेबिलिटी डिक्रीज हो रही है उस पर बात करते थे। दादा भाई नौरोजी क्षमता वृद्धि नहीं, क्षमता वृद्धि का दृष्टिकोण दादा भाई नौरोजी का नहीं था। अनैच्छिक बेरोजगारी केन्स, मार्क्स बहुयामी, मार्क्स बहुयामी बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। केन्स जो हैं वो अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि यू हैव स्किल बट यू आर नॉट फाइंडिंग योर जॉब, व्हाट डू यू वांट। तो इस तरीके की बेरोजगारी की बात कौन करता है? केन्स करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इस पूरे सेक्शन के फंडामेंटल्स की। गरीबी की परिभाषा, पॉवर्टी की परिभाषा क्या है? वह स्थिति यानी वो कंडीशन जिसमें व्यक्ति या परिवार न्यूनतम, जब भी कभी गरीबी की बात आएगी तो मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग, हमेशा हर जगह जो ये कंजम्पशन की टर्म यूज किया गया है ना, तो वो किस लिए किया गया है? वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। तो गरीबी हमेशा किस रिलेटेड है? मिनिमम कंजम्पशन ऑफ फूड से नहीं है, कैलोरी से नहीं है, मिनिमम स्टैंडिंग ऑफ लिविंग बनाए रखने में असमर्थ होता है तो वो क्या होता है? वो गरीब होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है देखिए। अब इंक्लूड क्या हो गया है? फूड, क्लोथिंग्स, हाउसिंग्स, एजुकेशन और स्वास्थ्य जैसी चीजें भी इंक्लूड हो गई हैं। यानी बेसिक नीड अब जो हो गया है, जो बेसिक फ्रीडम आपकी है, उस बेसिक फ्रीडम को भी इंक्लूड किया गया है अब पॉवर्टी बास्केट में। और ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी के बाद हुआ। गरीबी केवल इनकम की कमी नहीं बल्कि क्षमताओं की कमी, कैपेबिलिटी डिप्रिवेशन। अमर्त्य सेन, देखिए यही टर्म यूज किया गया है, कैपेबिलिटी डिप्रिवेशन, मतलब अब क्षमताओं में भी कमी होगी तभी तो गरीबी आएगी। इसीलिए इसका सोल्यूशन निकाला गया कि आपको स्किल किया जाए। अब इसमें एक टर्म आता है, गरीबी एक आर्थिक, इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट समस्या है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी क्या है? वो इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक और ह्यूमन यानी मानवीय डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ये याद रखिएगा, तीनों चीजें उसमें ऐड है, सोशियो इकोनॉमिक और ह्यूमन, ये तीनों चीजें पॉवर्टी में इंक्लूडेड होती हैं। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या कहता है? सापेक्षिक, यानी आप जितना जीवन स्तर आपका है उससे कम, जितना जीवन स्तर होना चाहिए या एवरेज लाइफस्टाइल जो है उससे 50% कम अगर आप इनकम है तो आप पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी में ऐड हो रहे हैं। औसत जीवन स्तर
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना में पिछड़ा होना, और क्या होना, 50% कम इनकम। कितना कम इनकम? 50% कम इनकम, जो एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी की है उससे। व्यक्ति का आय या इनकम और कंजम्पशन समाज के बहुसंख्यक लोगों से कम होता है। कितना? 50% कम। आपका जो इनकम और कंजम्पशन है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सोसाइटी के स्टैंडर्ड से 50% से कम आपका इनकम है। इसमें क्या होगा? इसमें ये इनइक्वालिटी को दर्शाता है। जब भी कभी आपका लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी के हिसाब से नहीं है तो आप इनइक्वल हैं, और ये इससे क्या होगा? आपकी रिलेटिव पॉवर्टी के घर में आप रहने लगेंगे। रिलेशन किससे है? किसी से रिलेट कर रहे हैं ना, तो बाकी लोग, बड़ा घर है आपका, छोटा घर है, फंडामेंटल। अब बड़ा घर छोटा घर की वजह से आप रिलेटिव इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन अगर डिमांड है कि आप 4 लोगों के लिए कम से कम 2 कमरे का घर होना चाहिए और आपके पास एक ही है, तो जो फंडामेंटल यानी बेसिक नीड है वो आपकी पूरी नहीं हो रही। बस यही रिलेटिव इम्यूनिटी आ गई। निरपेक्ष गरीबी। अब ऑब्सोल्यूट मतलब आप ऑब्सोल्यूटली गरीब हैं, तो वहां पे क्या आता है? ऑब्सोल्यूटली में क्या आता है? सबसिस्टेंस लेवल, की आप जीवन निर्वाह ही नहीं कर पा रहे हैं। 2 लेवल है, एक है ऑब्सोल्यूट जितनी होनी चाहिए, यानी यहीं पे आएगा, यहीं पे क्या आएगा? $2.15 पर डे, ठीक। उससे ऊपर $3.0 पर डे, और $6.8 पर डे। ये 3 लेवल्स हैं, और इसी लेवल में ये क्या है कि एकदम स्ट्रांग गरीबी है। भारत में ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्ट्रांग गरीबी, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो 2.5% लोग हैं, लेकिन ये 2.5% लोग भी लगभग 3 करोड़ लोग हैं। और ये तब बन पाया है जब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। यह एक निश्चित मानक, फिक्स्ड थ्रेशोल्ड पर आधारित होती है, एक पॉवर्टी पे, जिसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए यही 2.15 डे परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहा है। फैक्चुअल आएंगे और सारे फैक्ट मैंने इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की है। इसमें कैलोरी, भोजन, अच्छा क्या क्या ऐड है? फूड है, कैलोरी, आवास यानी हाउस जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी प्रमुख होती है विकासशील देशों में गरीबी विश्लेषण का प्रमुख आधार। तो जब भी कभी डेवलपिंग नेशन में हम पॉवर्टी इन विकासशील डेवलपिंग नेशन, तो हम किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे निरपेक्ष, ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी का। और भारत में भी कोशिश, भारत में भी ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी ही, क्योंकि भारत क्या है? डेवलपिंग नेशन है। भारत में गरीबी रेखा का मापन, पॉवर्टी लाइन मेजरमेंट। भारत में गरीबी रेखा कैसे होती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ना कि आय पर, इनकम पर नहीं है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, खर्चा कितना कर पाते हैं। इसीलिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि भारत में प्रति व्यक्ति जो गरीबी है वो कैसे मेजर की जा रही है, तो एमपीसीई भी लिख सकता है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एनएसएसओ, एनएसओ अभी क्या है? ये एनएसओ सर्वे करता है, और हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, HCES, ये भी याद रखिएगा। और क्या हो रहा है? घर घर जाके सर्वे करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो कभी सर्वे वाले आते हैं ना, तो उसी से ये पता लगता है। ग्रामीण और रूरल, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी
आपने सुना होगा बीपीएल कार्ड, कि भैया इनका बीपीएल कार्ड बना है। क्या आपका बीपीएल कार्ड बना है? कई सारे लोग पूछते हैं ना, भैया इनका बीपीएल कार्ड बना है और आपका बना है, तो आप कहते हैं नहीं। तो जिनको बीपीएल कार्ड बना रहता है उनको एडवांटेज मिलता है। तो जब ज्यादा लोगों को बीपीएल लाइन से ऊपर ले जाया आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे वो। और उनको आसान तरीका है कि उनको वेलफेयर इकोनॉमी के तहत जो कंजम्पशन है, उपभोग है, उसके तहत उनको, ये मल्टी टाइम है ना, 12 आंकड़े हैं, तो भोजन वाला उनका हमेशा पूरा होता रहेगा, तो ऐसा माना जाएगा कि उनको गरीबी रेखा से वो बाहर निकल के आए हैं। कोई एक आंकड़ा ऊपर आ गया तो मतलब वो ऊपर है एवरेज रूप से। हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे HCES ग्रामीण और अर्बन शहरों के लिए अलग अलग, और जिसकी चर्चा हमने की थी अभी, 32 रुपए और 47 रुपए, 32 रुपए और 47 रुपए। रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन। अर्बन एरिया कितना होगा? 1286, और ग्रामीण क्षेत्र इसमें कम है, मतलब 900, सॉरी विलेज में 9 नहीं है, 1059, ग्रामीण क्षेत्रों में 1059, अर्बन एरिया में 1286 रुपीज कंजम्पशन है पर मंथ पर पर्सन। पॉवर्टी एस्टिमेशन कमिटीज, अलग कमेटी 1979 कैलोरी बेस्ड थी। अर्बन एरिया में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। लकड़ावाला कमेटी 1939 आया, ये भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित गरीबी रेखा, राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, ये लकड़ावाला कमेटी। तेंदुलकर कमेटी आई, अब इन्होंने क्या किया कि कंजम्पशन वैल्यूज को आगे बढ़ाया, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ और एजुकेशन को कंजम्पशन बास्केट में कौन ऐड कर रहा है? तेंदुलकर कमेटी ऐड कर रही है। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड MRP अपनाया, और 2011 में 816 रुपीज और 1000 रुपीज। तो पहली बार कंजम्पशन वैल्यूज को, कंज्यूमिंग पावर को कौन ला रहा है पॉवर्टी इंडेक्स में? वो ला रहे हैं तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन आ रही है। और कब आ रही है? 2009 में आ रही है। रंगराजन कमेटी 2014 में। उच्च गरीबी रेखा प्रस्तावित, अभी इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि ये सिर्फ यही खत्म नहीं होगा, इकोनॉमी में ये बार बार आएगा, अभी तो करंट अफेयर्स में भी ये आएगा। रंगराजन कमेटी क्या कह रहा है? उच्च गरीबी रेखा प्रस्तावित अलग से कंजम्पशन बास्केट लाए, उसमें किराया भी शामिल किया, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन को भी शामिल किया, कपड़े जूते को भी शामिल किया। 2014 में आ रहा है, लिखा हुआ है। ये सब देखिए, यही सब क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, पूछेगा कब आया। भारत में गरीबी की वर्तमान स्थिति, करंट पॉवर्टी स्टेटस, एक्सट्रीम पॉवर्टी में ऐतिहासिक गिरावट आई है। क्यों? 2011-12 से 22-23 के बीच में 27 करोड़ लोगों गरीबी रेखा से बाहर निकले, यही क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट। 2011-12 से 22-23 में कितने लोगों को बाहर निकाला गया है? यही क्वेश्चन पूछेगा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 5% के आसपास है, और भारत कह रहा है कि 2.3 या 3% के आसपास आ गई। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI कौन कर रहा है? नीति आयोग, अकेले नहीं करता है, ठीक है, UNDP उसके साथ आता है, और फिर वो ऑक्सफोर्ड इनिशिएटिव भी उसके साथ आता है, तब हम ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है, जिसमें क्या क्या है?
शिक्षा, स्वास्थ्य यानी एजुकेशन है, हेल्थ है और लाइफ स्टेटस है, लाइफ जीवन स्तर में सुधार, सरकारी योजनाओं की भूमिका। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार हुआ है। और क्यों सुधार हुआ है? क्योंकि सरकारी योजनाओं की भूमिका है। जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, ये वही कोविड के टाइम स्टार्ट होती है और ये कहता है कि 80 करोड़ लोगों को क्या दिया जाता है? मुफ्त भोजन दिया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आ रहा है, 2013 में आ रहा है। और इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अर्बन एरिया, अच्छा कभी कभी ये पूछा जाता है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में कौन कब आया? 2013 आपने कह दिया। फिर कहेगा कितना पार्ट इंक्लूड है, तो रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और अर्बन एरिया में 50% इसका दायरा है कि इतना हमें कवर करना ही करना है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम करने का इच्छुक, यही देख लीजिए कि उसकी इच्छा है, ही वांट टू वर्क बट ही इज अनेबल टू फाइंड अ वर्क। विलिंग एंड एबल टू वर्क अगर नहीं है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा, लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं है। लेबर मार्केट फेल्योर इसका संकेत है कि बाजार, इससे क्या हो जाएगा? जब एक फौज तैयार हो जाएगी तो फिर उसका मिसयूज होगा। गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इसका एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक ग्रोथ, बेरोजगारी आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ और सामाजिक स्थिरता दोनों को प्रभावित करता है। यह भी खास बात है। बेरोजगारी जो है वो किसको प्रभावित करेगी? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करेगी। और सामाजिक स्थिरता, सोशल स्टेबिलिटी, दोनों को इफेक्ट करेगा। बेरोजगारी के प्रकार, अब देखिए यहां से मैच वर्ड क्वेश्चन पूछेगा। आई इंपोर्ट लिख दे रहा हूं मैं, यहां से क्या पूछेगा? मैच वर्ड। जैसे लिखेगा घर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो नौकरी बदलने के बीच, यानी आप बार बार अगर नौकरी शिफ्ट कर रहे हैं इसका मतलब आप फ्रिक्शनल बेरोजगारी में हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जा रहे हैं तो बीच में बेरोजगार हैं तो वो फ्रिक्शनल बेरोजगारी है जो आपको रोक रही है कमाई करने से। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल मिसमैच, स्किल्ड है पर मिसमैच है, नहीं कर, आपको जॉब नहीं मिल रही है। सीजनल क्या होता है? जैसे कृषि आधारित है, जितना भी काम किसी सीजनल वर्क, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट सीजनल वर्क पे डिपेंड करती है उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। भारत में या नॉर्थ इंडिया में, भारत की जगह नॉर्थ इंडिया कहना ज्यादा सुटेबल होगा, कि जो गन्ने की मिल होती है, शुगर मिल होती है, उसमें एक बड़ा वर्ग है एम्प्लॉयमेंट का जो एक ही 6 महीना उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बाकी 6 महीना काम नहीं मिलता है। प्रचंड बेरोजगारी, ये भी अधिक श्रम बल, कम उत्पादन। ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, वो ऐसी छिपी हुई बेरोजगारी के साथ है कि एक ही खेत में इतने लोग काम कर रहे हैं जितने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहां बुक्स की बात आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट, जब बहुत मंदी चल रही हो तो चक्र ही हो जाता है कि आप कभी आपको पैसा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो वो चक्रीय रूप से है। तकनीकी टेक्नोलॉजिकल, जब कंप्यूटर एआई, जैसे एआई आ रहा है ना, तो हमेशा से ये क्या होगा? ये तकनीकी बेरोजगारी होगी, ज्यादा लोगों का काम कम टाइम में हो पाएगा, एक ही चीज करेगी। जब से एआई है तो फिर टाइपिस्ट टाइप करने का प्रोसेस खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि टाइपिस्ट की जॉब चलेगी, इसको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए कि एआई का यूज करके ज्यादा काम कर सके, वो काम ज्यादा कर सकता है। शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, डिग्री के बाद भी आपको अगर रोजगार नहीं है तो इसे कहते हैं हम शिक्षित बेरोजगार। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है क्योंकि वो जिस एरिया में एजुकेटेड हो रही है वहां उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। आंकड़ों में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, भारत की कुल बेरोजगारी 5.5%। शहरी बेरोजगारी ज्यादा है ग्रामीण बेरोजगारी के कंपेयर में। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा से 15 टू 29 एज ग्रुप अधिक गंभीर है। जो काम वो करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है और जो कर रहे हैं उससे वो अनसेटिस्फाई हैं, ये प्रैक्टिकली होता है। अच्छा, महिला श्रम भागीदारी जो है वो 42% तक हो चुकी है। 2024-25 में महिला श्रम भागीदारी कितनी है? सुधार हो गया है 42%। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछेगा कितना परसेंट हो गई है। अब थिंकर्स जो है ये मैच वर्ड में पूछेगा
फिर मत कहिएगा कि सर ये हम नहीं समझ पाए। मैच वर्ड में कैपेबिलिटी अप्रोच पढ़ चुके हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच तेंदुलकर, पॉवर्टी एस्टिमेशन जिसको रंगराजन ने बढ़ाया, फिर रंगराजन पॉवर्टी रिव्यू किया उन्होंने, फिर से कुछ और चीजों को बढ़ाया, इसकी बात की मैंने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट पे डेटा रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक यूएनडीपी ये पॉवर्टी और एचडीआई एनालिसिस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी और एचडीआई कौन एनालिसिस करता है, तो वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब किताबें, अमर्त्य सेन पॉवर्टी एंड फेमाइंस। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता है WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक, आपको इसके से याद कर लीजिए। ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, ये आपको दिया ही हुआ है, इसकी बात हम कर चुके हैं। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR कौन जारी करता है, यूएनडीपी, याद रखिएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसकी जिम्मेदारी है, यूएनडीपी। पॉवर्टी लिंक्ड विद एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये तो आप HDR में इंक्लूडेड ही है। इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड कमिटीज पॉवर्टी की, सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 आ रही है। पॉवर्टी लाइन मेथोडोलॉजी डिसाइड किया इन्होंने, जिसमें क्या किया, कंजम्पशन को शामिल किया। रंगराजन कमेटी 2014 मैच, ये ईयर वाला जो प्रोसेस है ना जरूर पूछा जाएगा। इन्होंने क्या किया, रिवाइज कंजम्पशन बास्केट शामिल किया, कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड किए। हाई पॉवर्टी एस्टिमेट, इन्होंने क्या किया, फिर से वो आंकड़े एस्टिमेट किए शहर के लिए और अर्बन एरिया के लिए। दांडेकर और रथ पॉवर्टी इन इंडिया बुक है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मिस इसमें नहीं था तो यहां देखिए है, दांडेकर और रथ। जॉन मेयरडल कीन्स द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक किताब दो किताब, इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी एक ही बात है। इसकी किताब है ये जॉन कीन्स की, जॉन मेडाल कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, ज्यादातर लोग कीन्स ही जानते हैं, हम भी कीन्स के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने ही इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का टर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैच वर्ड में, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, रिजर्व आर्मी लेबर, अर्ध बेरोजगारी और बेरोजगारी दोनों मिला करके, थिंकर और कॉन्सेप्ट, ये अभी हम इस पे बात कर चुके हैं। अमर्त्य सेन, कीन्स, मार्क्स, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, आईएलओ डिसेंट वर्क को कंसीडर करता है कि काम तो मिले लेकिन डिसेंट मिले, और यही किसमें इंक्लूडेड है, यही इंक्लूडेड है जो 17 ग्लोबल गोल्स हैं ह्यूमन उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फ्रीडम फाइटर्स ने किताब लिखी, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल 1901। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया, दादा भाई नौरोजी। सब ऐसे ही याद करना है आपको। कुछ और किताबें, रोमेश दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज, ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों किताबें, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। फिर ब्रिटिश नीतियों का ऐतिहासिक आर्थिक विश्लेषण, हिस्टोरिक इकोनॉमिक एनालिसिस उन्होंने किया, जिसमें लैंड रेवेन्यू, एग्रियन क्राइसिस और फेमाइंस, ये खास बात है इसकी, रोमेश चंद्र दत्त की। महादेव गोविंद रानाडे किसकी बात कर रहे हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक तो उन्होंने लिखी है ऐसे और इंडियन इकोनॉमिक्स, लेकिन इसमें किसकी बात कर रहे हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। गोपाल कृष्ण गोखले, स्पीच एंड राइटिंग्स इंडियन इकोनॉमी। बजट डिबेट, जब पहली बार बजट पे बहस करने की आजादी मिल रही थी ना, उसके बाद जो बजट पे बहस करने की शुरुआत की, वो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले का इंपॉर्टेंट रोल था। शिक्षा इन एजुकेशन और गरीबी के बीच संबंध बताया, रिलेशन किसके बीच, एजुकेशन और पॉवर्टी के बीच। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दो उनकी बुक्स हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पूरे सोसाइटी के बारे में है, फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलिज्म, इसकी पकड़ जवाहरलाल नेहरू करते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इकोनॉमिक विजन आया, वो जवाहरलाल नेहरू जी की देन थी। मोहनदास करमचंद गांधी, बुक आई हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन,
विलेज इकोनॉमी, जो ग्राम स्वराज है ना, वो विलेज इकोनॉमी की बात है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात है, सेल्फ डिपेंडेंसी की बात है। मशीन आधारित औद्योगिकरण की उन्होंने आलोचना की, और जो गोल और जो सिस्टम है वो दोनों ही मॉरल होना चाहिए, ये बात गांधी जी कहते थे। बाल गंगाधर तिलक इकोनॉमिक आइडियाज इन राइटिंग एंड स्पीच लिखते थे अखबारों में, वहां उन्होंने आइडियाज दिए। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलिस्ट इकोनॉमिक आइडियाज और प्लानिंग कमीशन की अवधारणा का प्रारंभिक संकेत। प्लानिंग कमीशन आ भी रहा था जब वो 1939 और 38 जब 2 बार अध्यक्ष बने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऐसे ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था का नैतिक विश्लेषण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंपॉर्टेंट ये दोनों किताबें और इनके नाम, दादा भाई नौरोजी फादर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्टोरियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये दोनों याद रखिएगा। पूछेगा इकोनॉमिक हिस्टोरियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसे कहते हैं, आप दादा भाई नौरोजी लगाएंगे, लेकिन वो आरसी दत्त हैं। गांधी जी विलेज सेंट्रिक इकोनॉमिक मॉड्यूल किसका था, गांधी जी का था। नेहरू प्लानिंग एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लानिंग एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हुआ वो किसकी देन थी, जवाहरलाल नेहरू की। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, रानाडे। ये तीनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअली ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप स्प्रिंट्स को निकाल करके और लगातार इसे पढ़ते ही रहे ना, तो इसी सेक्शन से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास में इतना ही। फॉलो कीजिए द टीचर्स टुडे के टेलीग्राम चैनल को। बाय।